गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। मध्यकालीन भारत में चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे इसको समाप्त करेंगे ताकि मॉडर्न के लिए भी समय मिल पाए। दूसरे सभी सब्जेक्ट समाप्त हो रहे हैं तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर रहेगा कि मैं भी कोर्स को समय से समाप्त करूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो एडवांस कोर्स लॉन्च किया जाना है उसके साथ आप जुड़ सकें, या जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे, क्योंकि तभी तैयारी 2025 की हमारी पूरी हो पाएगी। तो NCERT बैच में जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं उतना मैक्सिमम आप उठा लेंगे, क्योंकि यही एक आधार का काम करेगा। और मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं उनको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज बात करेंगे अकबर का, और अकबर के काल की कुछ घटनाओं की चर्चा हमने कल ही शुरुआत कर दी थी। आज उन घटनाओं को और भी प्रकाशित करेंगे और देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में क्या क्या बातें हुई थी। आज आपको याद है कि दिन है शनिवार। शनिवार के दिन हम लोग एक मीटिंग भी करते हैं, गूगल मीट होता है 12:30 में। 12:30 बजे हम लोग गूगल मीट करते हैं और उस गूगल मीट में आप लोग भी जुड़ते हैं। इसके लिए जो NCERT बैच का ग्रुप है वहाँ पर कुछ देर के लिए, हाफ आवर के लिए आपके लिए लिंक शेयर किया जाता है। हाफ आवर इसलिए कि फिर आगे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी क्वेरीज को लेना संभव नहीं होगा, नहीं तो दिन भर ये क्वेरी चलती रहेगी और केवल 1 घंटे में ही सभी बच्चों के क्वेरी को देखना होता है। तो आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। और मुझे चूंकि आज लंबी यात्रा भी करनी होती है, तो आज की क्लास केवल 1 घंटे की रखेंगे, यानी 9 बजे तक लगभग क्लास को समाप्त करेंगे और फिर मैं निकल जाऊंगा। तो फिर मैं 12:30 में आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, फिर लाइव मोड में। तो चलिए देखते हैं कितना इसमें हो सकता है। आज मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक आगे बढ़े। तो जो चैट है उसको अनावश्यक तरीके से नहीं देखेंगे ताकि कोर्स को आगे बढ़ाया जा सके। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे अपने फीडबैक को शेयर कर ही सकते हैं। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जुड़ेंगे, सभी बच्चे। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर जो हम यह माने कि अकबर का शासनकाल था और अकबर के शासन काल के दौरान हमने देखा कि कुछ समस्याएं उसके पास थी। पहली समस्या तो बैरम खान ने दूर की, जबकि हेमू विक्रमादित्य के द्वारा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया गया था और फिर वह पंजाब की तरफ आगे बढ़ रहा था। आप जानते हैं कि जो पंजाब का एरिया है वह अभी भी अकबर के अधीन तो था, लेकिन अनरेस्ट था वहां, क्योंकि सिकंदर शाह लोदी नामक एक सेनानायक था जो सूर्य राजवंश का ही था और वह पंजाब पर अभी नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं था। लगातार पराजय पर पराजय मिल रही थी, लेकिन जब तक उसे पूर्ण रूप से पराजित नहीं किया जाता तब तक वह पराजित हुआ नहीं माना जाएगा। और इधर दिल्ली के आसपास कुछ है नहीं। हेमू विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों न यही मौका है, जब मुगल मजबूत नहीं है तो पंजाब में जाकर के हम नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, फिर मुगलों का भारत से पत्ता साफ। तो उसने शेरशाह की नीति अपनाई और चूंकि वह इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने इजिली दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, तो उसको लग रहा था कि फिर मुगल वही है जो हुमायूं के समय वाला था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी थी। यहां पर बैरम खान ने एक बेहतर रणनीति बनाई और ये चूंकि अति आत्मविश्वास का शिकार था हेमू विक्रमादित्य, इसने क्या किया कि जो तोप खाना था, यानी जो गन था अपने पास जिससे हम मुख्यतः हमला कर सकते थे, जो मुगलों के पास अभी इतना मजबूत नहीं था, उसको उसने कहा कि चलो लेकर के आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूं। उसने तोप खाने को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और बैरम खान इसी की प्रतीक्षा में था। हेमू विक्रमादित्य जब तक आगे निकल करके आता तो उसका तोप खाना आगे निकल चुका था। जो तोप खाना का मतलब है जिसमें तोप रेजिमेंट कहते हैं, तोप खाने का मतलब है तोप रेजिमेंट, जिसमें तोप चलाने वाले और तोप जैसे हथियार होते हैं। वह पंजाब पहुंच पाता उससे पहले ही घेर करके उसको बैरम खान ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी इसका मुख्य हथियार तो पकड़ा गया। फिर भी हेमू ने हार नहीं मानी, वो बहुत ही आत्मविश्वासी था और उसने आगे बढ़ते हुए पानीपत के मैदान में मुगलों को चुनौती दी। तब भी वह बहुत ही बेहतर स्थिति में था, सब कुछ हारने के बावजूद भी, यानी उसका जो तोप रेजिमेंट है वह निकल चुका था हाथ से, इसके बावजूद भी बहुत मजबूती से युद्ध कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इसका रहा कि कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आया, या कहीं से तीर चला, चूंकि युद्ध मैदान में तीर का आदान प्रदान हो रहा है,
और वह हेमू के आंख में ही जाके लग गया। दुर्भाग्य ऐसा रहा, अन्य जगह तो नहीं लग सकता था, हम हेलमेट पहने होते हैं, कवच पहने होते हैं, अन्य जगह घायल नहीं करता। अब उसका दुर्भाग्य ही कहे कि जो आंख इतना सा खुला हुआ था उसी में जाकर के तीर लग जाता है, वह हो गया घायल। फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, तीर लगने से वो मरता नहीं, लेकिन जैसे ही तीर लगा उसके दर्द से वह मूर्छित हो गया और हाथी पर ही वह गिर गया। हाथी पर बैठ करके लड़ाई कर रहा था, और जब सैनिकों ने देखा कि हाथी पर राजा हमारा है ही नहीं, तो डर तो था ही मुगलों का, फिर सैनिक पलायन करने लगे और जीती हुई बाजी हार गया हेमू। यह एक बहुत बड़ा सेटबैक था भारत में किसी भी शासक के द्वारा रिवाइव करने का। अब यहां से आसान था क्योंकि हेमू हार गया और यहां पर दिल्ली और आगरा यूं खुला हुआ है, तो बैराम खां आगे बढ़ते हुए आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इस तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के द्वारा हम देखते हैं फिर से मुगल शासन की शुरुआत होती है दोबारा, यानी हुमायूं के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर से दोबारा दिल्ली जीता जाता है। इसीलिए इसको कहानी को देखेंगे कि क्या समाधान होता है। पहला समाधान क्या होता है, कल हम लोगों ने जो लिखा था वो यही लिखा था। अब देखिए यहां पर लिखेंगे कि जो चैप्टर हमने एक तरह से फाइट करने की कोशिश की है, वह फाइट है आपका, अभी तक हम लोगों ने ये कल की क्लास में पूरा कर लिया था, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, और शेरशाह वाले पर आपने लॉट ऑफ क्वेश्चन भी भेज दिया है, लेकिन उसके लिए 8-10 दिन का वेट करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में फ्री बैच के भी बच्चे अब भरोसा जता रहे हैं RWA पर, और मेरी जिम्मेवारी यहां पर बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं बहुत कॉपी को पेंडिंग रखता नहीं, लेकिन समय भी तो होना चाहिए। तो इन सब कमी के कारण से आपके लिए क्वेश्चन जो मैं देता था वह भी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन देखता हूं मंडे से कुछ इजी हो जाए तो मैं चेक करूंगा। लेकिन 8-10 दिन से पहले मुझे मैसेज मत करना कि मेरा कॉपी क्यों नहीं चेक हुआ है। अगर कॉपी आ गया है तो चेक करके वापस जाएगा बारी बारी से, जिसने पहले भेजा है उसका पहले, जिसने बाद भेजा है उसका बाद में जाएगा। तो ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर का काल, एक्चुअल में चैप्टर यही हमारा चल रहा है, ये हो गया है फिनिश। अब ये अपना चैप्टर चल रहा है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 11th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी को ले रहे। वैसे जो न्यू एनसीईआरटी है वहां पर भी कुछ बातें लिखी गई है, लेकिन इतनी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखा गया है, इसलिए अभी भी हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना होता है ताकि संपूर्ण सिलेबस की तैयारी हम कर सकें। इसी चक्कर में थोड़ा टाइम भी लगता है, चलिए कोई नहीं, टाइम लगने दीजिए क्योंकि यह आपके लिए फायदे का काल है। तो अकबर देखेंगे, अकबर का शासन काल, यही हमने देखा था, और शासन काल में हमने देखा था कि समाधान क्या निकाला था उन्होंने, लास्ट हमने यही लिखा था समाधान। समाधान जो हमने लिखा वह लिखा कि हेमू की समस्या का समाधान, हेमू की चुनौती का सावधान, चुनौती का समाधान क्या होगा। हेमू ने चुनौती दी और उसका समाधान निकला, तो कैसे निकला कि हेमू विक्रमादित्य को चुनौती दी गई, दित्य को पानीपत की तृतीय लड़ाई में चुनौती दी गई, लड़ाई में चुनौती दी गई और दी गई जिसमें हेमू पराजित हुआ, जिसमें हेमू क्या होता है, हेमू कतिपय भूल के कारण या कतिपय भूलों के कारण पराजित होता है, पराजित हुआ तथा मारा गया, ठीक है, तथा मारा गया। अब फिर से दिल्ली तथा आगरा पर मुगलों का कब्जा हो गया, फिर से, पहले भी था, बीच में फिर हो गया था हुमायूं के समय, फिर से यानी तीसरी बार में जाकर के फाइनली कब्जा हुआ। उसके बाद तो मुगल साम्राज्य 400 वर्षों तक चलता रहा, फिर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई। ऐसा नहीं था कि अकबर के समक्ष चुनौतियां नहीं आई, अकबर के समक्ष भी चुनौतियां आई, लेकिन अकबर ने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी समस्याओं को डील करता हुआ चला। फिर हम देखते हैं दूसरी समस्या थी अफगानों की समस्या।
अफगानों की समस्या। तो इसके लिए हमने क्या देखा? समस्या बिहार तथा बंगाल में अफगान अभी भी मजबूत थे। अतः अकबर ने कई चरणों में इस पर अभियान किया। कई चरणों में इस क्षेत्र में अभियान किया। इस क्षेत्र में अभियान करके इसे पराजित किया। अभियान कर इन्हें पराजित किया। अब एक चीज मैं आगे लिखाऊंगा, इसी को एक ओवरव्यू हमने समाधान के रूप में देखा, लेकिन एक मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें और आगे दूंगा, इसलिए कि यहां से काम नहीं चलेगा। जब हम अकबर के विजय अभियान की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा फिर वहां पर कुछ सेना नायक की चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि हुमायूं ने जो अभियान किया था उसमें हुमायूं को क्यों असफलता लगी, और अकबर ने जो इसी क्षेत्र में अभियान किया उसमें अकबर को क्यों सफलता हाथ लगी, हुमायूं क्यों असफल हुआ था, अकबर क्यों सफल हुआ, दोनों की रणनीति में क्या फर्क था। ऐसा नहीं था कि हुमायूं योग्य सेना नायक नहीं था, बेशक योग्य सेना नायक था, लेकिन युद्ध की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। गलत रणनीति के कारण भी हम युद्ध हार जाते हैं, यद्यपि हमारे पास अपार वीरता ही क्यों ना हो। तो अकबर ने कुछ विशेष रणनीति अपनाई। एक चुनौती, जो आंतरिक चुनौती अकबर को मिलती है, वह दूसरे टाइप से मिलती है। यहां देखेंगे अकबर को मिली आंतरिक चुनौती। आंतरिक चुनौती क्या है? अकबर को एक चुनौती मिलती है आंतरिक रूप से। कैसे से आंतरिक चुनौती मिलती है? अकबर के दरबार में अमीरों की गुटबंदी थी, जिससे प्रशासन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। प्रशासन भी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था तथा अकबर को अपना आदेश लागू करने में भी दिक्कत हो रही थी। व्यवस्थित हो पा रहा था तथा अकबर को भी अपनी सत्ता स्थापित करने में दिक्कत हो रही थी। स्थापित करने में मुश्किलें आ रही थी। स्थापित करने में मुश्किलें आ रही थी। क्या दिक्कत थी? आ रही थी जो प्रतिद्वंदी गुट जो होंगे वो कौन थे? पहला जो हो जाएगा वह होगा बैरम खान का गुट। बैरम खान का गुट था। और दूसरा जो था माहम अनगा कौन है? अकबर की धाय माता है। अकबर की धाय माता। धाय माता किसको कहते हैं? धाय माता किसको कहते हैं? यानी जो अकबर का लालन पालन करता हो। माहम अनगा गुट था जिसमें उनका पुत्र आधम खान शामिल था। आधम खान शामिल था। अब देखिए जरा इसको समझते हैं, क्या ये मौका है? शामिल। अब देखिए बैरम खान गुट एक है, प्रतिद्वंदी गुट दरबार में दो थे। एक बैरम खान का गुट है, एक माहम अनगा का गुट है। और माहम अनगा है कौन? तो अकबर की धाय माता है। धाय माता मतलब है जो किसी बच्चे का लालन पालन करता हो। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में इसको दाई माता भी कहते, दाई माई कहते, यानी जो बच्चे का लालन पालन करता हो माता के स्थान पर। यानी वह बच्चे को जन्म तो नहीं देती है, लेकिन बच्चे का एक तरह से भरण पोषण करना उनके ही ऊपर निर्भर करता है। राजा महाराजा जो होते थे ऐसी बहुत सारी दासियों को रखा करते थे अपने संतान की सही तरीके से देखरेख करने के लिए। अभी भी हम देखते हैं केयर टेकर, बेबी सीटर, इस टाइप के बहुत सारे पद को अभी देखते हैं कि होता है। अलग अलग घरों में जो कामकाजी महिलाएं होती है जिनसे बच्चों को साल समाज नहीं होता है, खास करके शहरी इलाके में, वहाँ पर हम बेबी सीटर रखते हैं कि माता चली जाती है काम पर
और जो बेबी सीटर महिला है वो बच्चे को दिन भर खिलाना और खेलने का प्रबंधन करना, मनोरंजन करना, पढ़ाना सब उसके जिम्मे होता है। तो आप मान के चलें कि उस समय का जो बेबी सीटर है उसको धाई माता कहा जाता था और अकबर को उससे विशेष तौर पर लगाव था क्योंकि अकबर ने अपना बचपन उन्हीं की गोद में खेला था। धाई माता वैसे बच्चों को दूध भी पिलाती थी। भले उनका बेटा आदम खान है, वह भी एक तरह से धाई भाई हो गया, यानी वो माता का दर्जा उससे मिल गया और उसका जो बेटा और पुत्री वगैरह होगा उसको भी भाई बहन का दर्जा मिल गया क्योंकि एक ही माता ने सबका लालन पालन किया है। तो अकबर की जो धाई माता थी जिसका नाम माहम अनगा था, वो बहुत ही शक्तिशाली महिला थी क्योंकि अकबर उसे बहुत अधिक मान सम्मान देता था। अब ये जो भाई साहब हैं बैरम खान, ये बड़ा कट्टर है। कट्टर इन द सेंस यह हमेशा अनुशासित रहने वाला व्यक्ति है। इसने हर परिस्थिति देख ली है, हुमायूं के समय की बुरी से बुरी परिस्थितियों को देखा है और इनको पता है कि राज्य चलाने में क्या दिक्कतें आ सकती है और अगर थोड़ी सी ढिलाई हमने दी तो राज्य कैसे विखरता हुआ चला जाएगा। तो ये सब पर अनुशासन लगाए, एक को भी ढीला ना छोड़े। और ये जो माताजी हैं, माताजी को थोड़ा सा आज़ादी चाहिए था। आज़ादी का मतलब है कि इतना अनुशासन वो नहीं झेल पा रही थी क्योंकि उनको लगता था अकबर मेरा बेटा है या बेटे जैसा है तो मैं जो कहूँगा मेरा चलना चाहिए, माता का अपना अधिकार है। एक तरह से अधिकारियों के दो गुट बन जाते हैं, एक जो बैरम खान का सपोर्ट करता था, एक जो माहम अनगा का सपोर्ट करता था। आशा करता हूं कि सारी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहां हमने क्या देखा, माहम अनगा गुट था और दोनों में आपस में प्रतिद्वंदिता रहती थी। चूंकि बैरम खान के द्वारा काफी सख्ती बरती जाती थी, इसलिए माहम अनगा गुट हमेशा उनसे नाराज ही रहता था। कभी कभी सख्ती भी जो है ना बड़ा मतलब दुख का कारण होता है। जैसे मैं रोज सुबह सो कर के उठता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या करूँ, आज अच्छा दिन मेरा व्यतीत हो कि किसी बच्चे को खरी खोटी ना सुनाना पड़े, क्योंकि बच्चे कहीं मेरे बारे में यस ना सोचने लगे कि हमेशा ये मेरे बारे में नेगेटिव ही बोलता है। हो सकता है कि ये बच्चों के मन में फीलिंग आ जाए। मैं सुबह उठते ही शायद मेरे मन में पहला ही ये ख्याल आता है, क्योंकि देखो मेरा काम एक ही है, पढ़ना पढ़ाना, बस और कोई काम मैं करता ही नहीं। ना कहीं जाना होता है, अब तो जो घूमना फिरना था वो हो गया, ना कहीं जाना होता है ना कोई काम मैं करता हूँ, घर का भी काम कोई मेरे पास नहीं होता। तो बस एक ही काम है, या तो मैं पढ़ाता हूँ या मैं खुद पढ़ रहा होता हूँ। तो कहीं मन में ये ख्याल ना आ जाए, मैं सोचता हूँ कि बच्चे का भला कैसे हो, कैसे करूँ और अच्छा कैसे हो, लेकिन वो जो भाव है वो अनायास फिर प्रकट हो ही जाता है, चाहने ना चाहने के बावजूद। कि बैरम खां भी इसी सिलसिले में थोड़ा सख्त हो जाता था। बैरम खां चूंकि, बैरम खां क्यों था, बैरम खां के पास चूंकि प्रशासन का सारा भार था, प्रशासन का सारा भार था, तो वह क्या था, भार था, वह थोड़ा अधिक अनुशासन का प्रयोग, भार था तो वह अत्यधिक अनुशासन का प्रयोग करता था, अत्यधिक अनुशासन का प्रयोग करता था। अनुशासन का प्रयोग अधिकारियों पर भी करता था, अधिकारियों पर भी करता था, साथ ही अकबर पर भी करता था, अकबर पर भी करता था, अकबर पर भी करता था, यानी अकबर को भी नहीं छोड़ता था। अकबर को भी चूंकि वो बचपन से देख रहा है, तो बच्चे को जब हम गोद में खिलाते हैं तो वह बड़ा भी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद उसको अभी गुण आया ही नहीं, एक दोष हो जाता है। जब अत्यधिक हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, एक दोष ये उत्पन्न हो जाता है। गार्जियनशिप इसी को कहते हैं, पेरेंटिंग की समस्या। आप एक पिता को देखेंगे अपने बच्चे को हमेशा डांटते फटकारते रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद मैं साथ नहीं दूंगा वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। ये एक पेरेंटिंग की समस्या है। बच्चे पर हमें भरोसा करना चाहिए कि बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। अब बैरम खां अपने अधिकारियों पर तो सख्ती बरतता ही बरतता था, और जो शहंशाह है अकबर उसको भी लपेटे में ले लेता था, उसको भी डांट फटकार देता था, कोई बात नहीं मानता था। अकबर क्या है, अब किशोरावस्था में आ रहा है, बड़ा हो रहा है,
56 और 56 टू 60 की बात है, तो लगभग वह 15-16 साल का हो रहा है। और 15-16 साल में अकबर को लगने लगा कि अब शासन का भार मुझे ही लेना चाहिए, लेकिन बैरम खां सुनने को तैयार ही नहीं है। वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि अकबर खुद ही शासक बनना चाहता है। अब अकबर ने एक रास्ता निकाला और ऐसे मौके पर जो विरोधी पक्ष है वह भी अकबर का कान भरता था कि देखो बैरम खान ने आपके साथ ये कर दिया, देखो आपके साथ ये कर दिया। तो धीरे धीरे अकबर के मन में बैरम खान के प्रति एक दुर्भावना सी भरने लगती है। अधिकारियों पर भी करता था, साथ ही अकबर पर भी करता था। विरोधी पक्ष क्या करता था, अकबर से इस व्यवहार की शिकायत भी करता था, शिकायत भी करता था। ऐसे पर मौके पर हम क्या देखते हैं, अकबर की शिकायत करता था। अकबर जो कि स्वयं ही वास्तविक शासक बनना चाहता था, वास्तविक शासक बनना चाहता था, ने क्या किया, शासक बनना चाहता था। उसने क्या कर लिया, चाहता था, ने बीच का एक रास्ता निकाला, कैसे रास्ता निकाला, जैसे हम देखेंगे उदाहरण, शिकार खेलने के बहाने वह कहां आ जाता है, शिकार खेलने के बहाने वह आगरा से दिल्ली चला आया तथा यहीं से एक आदेश जारी कर बैरम खां को वकील के पद से हटा दिया, वहीं से एक आदेश जारी कर वकील के पद से हटा दिया तथा उन्हें क्या किया, दिल्ली आकर अपनी वफादारी साबित करने को कहा। अब देखिए, अब दिक्कत आ गई। एक समय तो ये खुद ही शासन का सर्वोच्च हुआ करता था, अब उसको वफादारी साबित करने के लिए कहे, ये तो बैरम खां को बुरा लगने वाली बात है ना। बैरम खां को बुरा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अब देखिए यहां समस्या क्या है कि अकबर ने, जो कि स्वयं ही वास्तविक शासक बनना चाहता था, ने एक बीच का रास्ता निकाला। शिकार खेलने के बहाने वह आगरा से दिल्ली चला आया तथा यहीं से एक आदेश जारी कर बैरम खां को क्या कर दिया, आदेश जारी कर बैरम खां को वकील के पद से हटा दिया और उन्हें दिल्ली आकर अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा कि भाई आप आ जाइए दिल्ली। उन्होंने देखो यहां तो सिर्फ लिखा है कि बैरम खां को कहा कि अपनी वफादारी साबित करे, उन्होंने ये नहीं लिखा। एग्जैक्ट अकबर की अगर भाषा देखेंगे तो अकबर ने केवल बैरम खान को संबोधित नहीं किया, अकबर ने कहा कि जो भी अधिकारी, चाहे वो बैरम खां या कोई भी हो, किसी का नाम नहीं लिया, कहा कि बादशाह के अंदर जो भी अधिकारी है वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर के अपनी वफादारी साबित करे। अब तो साबित तो भाई बैरम खान को भी करना पड़ेगा। अब बैरम खान की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। ठीक है, हमने देखा दिल्ली आकर अपनी वफादारी साबित करने को कहा। ऐसी स्थिति में बैरम खान ने क्या किया, ऐसी स्थिति में बैरम खान ने पद त्याग कर पंजाब जाने का निश्चय किया, जाकर संन्यास लेने का निश्चय किया, लेकिन अधिकारियों का निश्चय किया, लेकिन प्रतिद्वंदी अमीरों की प्रताड़ना के कारण क्या होता है कि
उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कर दिया। हालांकि एक युद्ध में वह पराजित होता है। हालांकि एक युद्ध में पराजित पराजित हुआ। ठीक है। अकबर ने क्या हुआ? आगरा में था, कहा कि भाई अब शासन वासन से मेरा कुछ नहीं लेना है, मैं संन्यास ले लेता हूं, मुझे वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं संन्यास ले लेता हूं और मैं छोड़ देता हूं, आपके यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे मक्का जाना है, मैं यहाँ क्या करूंगा रह करके। असल में बैरम खां का दुख भी आप समझ सकते हैं। एक समय शासन का सर्वोच्च हुआ करता था और उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो उसके दुख की सीमा तो आकलन ही नहीं किया जा सकता है। तो उसने कहा कि भाई मैं अब इस शासन में नहीं हूं, मैं संन्यास लेता हूं, प्रणाम करता हूं आपको, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जल्दी ही मक्का चला जाऊंगा। लेकिन जो उसका प्रतिद्वंदी था वो बड़ा खुश हो गया, कहा हाँ ये बड़ा सही हुआ, अब बैरम खां का पतन हुआ, और जाके उसको पिन करने लगा कि कब जाओगे कब जाओगे। एक तरह से उसको, जिसको नहीं कहते प्रताड़ना देना, अधिकारियों के देखा कब किसी पद पर है नहीं तो बाद बाद जाकर के उसको पिंच करे। और ये जाना चाहता था पंजाब। पंजाब इसलिए जाना चाहता था, यह एनसीईआरटी पे तो नहीं लिखा है, पंजाब इसलिए जाना चाहता था कि वहां उसका खजाना रखा हुआ था, जो धन संपदा थी वो एक्चुअल में पंजाब के किसी क्षेत्र में उसने रखा हुआ था। उसने सोचा अपने परिवार के साथ पंजाब जाऊंगा, अपनी धन संपदा को प्राप्त करूंगा और वहां से वापस मक्का की तरफ चला जाऊंगा, फिर अपना जीवन जैसे सन्यास के बाद होता है सुखी से कटेगा। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने एक गरिमापूर्ण ढंग से सत्ता को छोड़ करके पंजाब जाना चाहा। लेकिन उसके पीछे जो दूसरे अधिकारी थे, जिसको अब प्रोत्साहन मिल गया था अकबर की इस आदेश से, उसने उसके साथ बदतमीजी की, जिसकी वजह से बैरम खां को आ गया क्रोध। बैरम खां कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप एक समय समझिए कि वकील ए मुतलक पद पर था, सुल्तान के बाद यानी बादशाह के बाद दूसरा पद था। और केवल यही नहीं था, बल्कि आप देखेंगे उसका जो विवाह हुआ था वह भी बाबर के खानदान में ही हुआ था, बाबर का ही रिश्तेदार था। इनफैक्ट माना जाता है कि हुमायूं की ही सिस्टर वगैरह थी, कोई चचेरी सिस्टर वगैरह थी, उससे विवाह हुआ था। तो अकबर के खानदान का ही वह मतलब एक तरह से वारिस था, कोई नौकर नहीं था। तो उसने एक तरह से विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह तो जानते ही है कि जब तक संस्था आपके पास नहीं हो तब तक आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वह पराजित होता है। अकबर के समक्ष लाया गया। अकबर ने भरे दिल से उनका फिर से स्वागत किया और कहा कि आपसे अनुरोध है कि आप मेरे सलाहकार बन के रहें, जब तक आप रहते हैं मेरे सलाहकार बन के रहें। लेकिन बैरम खां को यह मंजूर नहीं था कि मैं जो कि सर्वोच्च पद पर रह चुका हूं और केवल सलाहकार बन के रहना उसे मंजूर नहीं था। एक तरह से उसका डिमोशन होता। कहा कि नहीं सर, मुझे अब मुक्ति दीजिए और मैं मक्का जाना चाहता हूँ। मक्का मतलब जहाँ से इस्लाम का उद्भव हुआ है, सबसे पवित्र नगरी वही होगी। प्रायः लोग मक्का जा करके रहते थे, जैसे हिंदू धर्म के लोग बनारस या काशी प्रवास करते हैं, वैसे ही इस्लाम के लोग एक बार जरूर हज करने के लिए मक्का जाना चाहते हैं। लेकिन बैरम खां वहाँ स्थायी रूप से बसना भी चाहता था। अपनी पत्नी, जिसका नाम सलीमा बेगम था, अपना एक अल्पवयस्क पुत्र, बहुत छोटा सा पुत्र था जिसका नाम अब्दुल रहीम था, सबके साथ वह यहाँ से चलता है। अकबर ने पूरे आदर सत्कार से उसको विदाई भी दी, बहुत सारा धन संपदा दे के विदाई भी दिया। लेकिन जैसे ही गुजरात के पास वो पहुंचता है बैरम खां, एक अफगान जिसके पिता की हत्या बैरम खान ने कर दी थी, उसने घात लगा करके बैरम खान पर हमला किया, बैरम खां की हत्या कर दी गई। अब उसके बीबी और बच्चे बड़े बेसहारा हो गए, सलीमा बेगम बेसहारा हो गई। जब अकबर को यह सूचना मिली तो उसने सभी को फिर से दरबार में वापस बुलाया और सलीमा बेगम से तो विवाह ही कर लिया ताकि एक साया मिल जाए, क्योंकि ऐसे विधवा औरत का रहना ठीक नहीं था। तो अकबर ने अपने ही उस बुजुर्ग की वाइफ से विवाह कर लिया। और फिर इसका एक फायदा क्या हुआ कि जो अब्दुल रहीम अभी अब एक तरह से बेसहारा हो गया था, उसे एक पिता का साथ मिल गया, यानी अकबर उसका व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो फादर हो गया। और अकबर के संरक्षण में ही अब्दुल रहीम पलता रहा और आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बनता है। जो आप रहीम के दोहे पढ़ते हैं, एक्चुअल में वही रहीम है। उसको खान खाना की उपाधि, जो उसके पिता की उपाधि थी खान खाना,
की उपाधि दी गई, इसलिए अब्दुल रहीम को हम पूरा कहते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। ये कहानी थी पूरी, इसके साथ थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे ताकि नोट्स भी पूरा हो सके। हालांकि एक युद्ध में पराजित हुआ, बैरम खान ने मक्का जाने का विकल्प चुना, मक्का जाने का विकल्प चुना। हालांकि गुजरात के आसपास एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। आसपास एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। बाद में अकबर ने उनकी पत्नी, उनकी विधवा कर देंगे, विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। सलीमा बेगम से विवाह किया तथा उनके अल्पवयस्क पुत्र, उनके पुत्र सलीम को अपना पुत्र मानते हुए अच्छा जीवन दिया। उनके पुत्र सलीम को अपना पुत्र माना, सलीम नहीं रहीम को, उसके पुत्र रहीम को क्या माना, रहीम को अपना पुत्र मानकर अच्छी परवरिश दी। रहीम को अपना पुत्र मानकर अच्छी परवरिश दी और यही आगे परवरिश दी। यही रहीम आगे क्या होता है, यही रहीम आगे प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना के रूप में विकसित होता है, रूप में प्रसिद्ध होता है। एक समस्या यहां पर समाप्त होता है, यानी ये काल जो है लगभग 1556 से 1560 के आसपास का ये काल आपका चल रहा है। हमने क्या देखा, एक पूरी लंबी कहानी है। लंबी कहानी को मैंने संक्षिप्त में रख दिया है ताकि कम से कम कहानी भी समझ लें और बहुत ज्यादा जटिलता भी नहीं हो। कहानी आपने पढ़ लिया, उसका सार मैंने 4 लाइन में लिखा दिया, तो नोट्स भी पूरा होगा। जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो मेरी कहानी भी आपको याद आएगी। हाँ, केवल नोट्स रिवाइज करेंगे फिर कहानी तो सुना ही आपने नहीं, तो फिर ये बातें याद ही आपको नहीं होगी, सारा परिप्रेक्ष्य आप समझेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों से करवध प्रार्थना है कि एक बार क्लास को जरूर देखें। क्लास ऐसे ही नहीं दिया जाता है, बहुत कुछ समझाने के लिए दिया जाता है। तो बिना क्लास देखे केवल पीडीएफ से आप आंसर लिखने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका पैसा पानी में चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि माहम अनगा गुट का अंत कैसे होता है। माहम अनगा गुट का गुट तथा उसका पराभव, लेकिन इसमें लंबी कहानी नहीं लिखेंगे। इस गुट के बैरम खान के पश्चात इस गुट ने एक तरह से अकबर पर प्रभाव स्थापित कर लिया। बैरम खान के पश्चात या बैरम खान के पतन के पश्चात माहम अनगा गुट ने अकबर पर प्रभाव स्थापित कर लिया। अकबर पर प्रभाव स्थापित कर लिया। अंततः इस समय के शासनकाल को वैसे मैं लिखाता नहीं क्योंकि अब शब्द वह यूज नहीं किया जाता है। पहले के जो इतिहासकार थे तो माहम अनगा गुट को कई बार, या उसके शासन जो लगभग 64 तक यह गुट का प्रभाव चलता रहा। जब माहम अनगा गुट का प्रभाव अकबर पर था तो माहम अनगा ही एक तरह से सभी प्रकार के फैसले लेती थी। अकबर अभी भी प्रभावी नहीं हो पाया था। तो इस कालखंड को, जिस समय तक माहम अनगा ने सत्ता के संचालन में प्रचंड भागीदारी निभाई, कुछ इतिहासकारों ने इसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहा है।
यानी महिलाओं का शासन कहने के संदर्भ। अब मैं प्रयास करता हूं कि ऐसे शब्दों को मैं ना लिखूं इतिहास में, क्योंकि ये एक तरह से एगेंस्ट महिला ही माना जाता है। यह शब्द अब बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता है। पहले ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह में या पहले के इतिहास में ऐसे शब्दों का यूज किया जाता था, लेकिन इतिहास भी बदलता रहता है, तो बहुत सारे शब्दों को अब हम एक तरह से जेंडर इक्वलिटी की तरफ से ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम खाली यह लिख देंगे कि महामनगा गुट ने अकबर पर प्रभाव स्थापित कर लिया। इस गुट में कौन था? इस गुट में महामनगा महामनगा, उनका पुत्र आधम खां, अनगा, उनका पुत्र आधम खां तथा उनकी पुत्री का प्रभाव अधिक था। उनकी पुत्री का प्रभाव अधिक था, हालांकि जल्द ही अधिक था। हालांकि जल्द ही अकबर ने क्या किया? अकबर ने इस गुट से भी छुटकारा पाया। अकबर ने इस गुट से भी छुटकारा पा लिया। इसके पश्चात अकबर ने क्या किया? अकबर ने स्वतंत्र रूप से अपना शासन प्रारंभ किया। हालांकि उसे प्रारंभिक काल में अनेक विद्रोहों को झेलना पड़ा। एक कहानी में सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। झेलना पड़ा, और यहां लेंगे उदाहरण, लेकिन ये उदाहरण मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। बैरम खां के पतन के पश्चात माहम अनगा गुट ने अकबर पर प्रभाव स्थापित कर लिया। इस गुट में माहम अनगा, उनका पुत्र आधम खान और उनकी पुत्री, जिसको जीजी अनगा कहते थे। जीजी मतलब बड़ी बहन होता है ना, बड़ी बहन को हम क्या कहते हैं? जीजी कहते हैं। तो जो बड़ी बहन थी, यानी अकबर से बड़ी थी माहम अनगा की अपनी पुत्री, तो उसको भी अकबर पर्याप्त सम्मान देता था। जो भाई था, यानी अकबर का भाई ही माना जाएगा, जो आधम खान था, बहुत ही बदमाश किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही लंपट किस्म का व्यक्ति था, लेकिन भाई है महामनगा का पुत्र, तो अकबर उसको सम्मान देता था। यानी एक ऐसा गुट, पारिवारिक गुट बन गया, जिसमें अकबर के माता वगैरह तो शामिल नहीं थी, लेकिन जो धाई माता है उसने रोध हो करके अपना प्रभाव अच्छा खासा स्थापित कर लिया। और कुछ जो अधिकारी थे वो भी इस गुट के प्रभाव में थे। सब लोगों ने मिलकर के अकबर को फिर से अपने घेरे में ले लिया, और जो जैसा करना चाहता था वैसा ही करने लग गया। अब अकबर फिर से प्रॉब्लम में है। एक बार बैरम खां से छुटकारा तो मिल गई थी, लेकिन महिलाओं के गुट से कैसे छुटकारा पाए, ये तो बहुत समस्या है। अब अकबर ने फिर एक उपाय निकाला, और उपाय निकालने के लिए रास्ता आधम खान ने खुद ही दे दिया। कैसे? आधम खां के बारे में मैंने बताया कि बहुत ही बड़ा लंपट था। लंपट किसको कहते हैं? जो कोई भी कार्य उल्टा ही करेगा, मतलब कहीं पर भी जो शासन प्रशासन के नियम है उसके बगैर कुछ काम करेगा। जहां पर मान लो कि उसको किसी सैन्य अभियान पर भेजा, जहां अत्याचार नहीं होना चाहिए वहां खूब अत्याचार करेगा। अकबर चाहता था कि अत्याचार ना करे, आधम खां क्या करता था? खूब अत्याचार करता था। अकबर चाहता था भ्रष्टाचार ना हो, आधम खां खूब भ्रष्टाचार करता था। जैसे किसी क्षेत्र में विजय स्थापित किया, विजय स्थापित करने के बाद जितना लूट का धन मिला उसमें मैक्सिमम खुद रख लेता था, अकबर को थोड़ा ही देता था। अकबर बेचारा कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि पता है वो महामनगा का बेटा है। हद तो तब हो गई जब उसने महिलाओं के साथ, जहां पर भी वह युद्ध करने जाता था, तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है रानी रूपमती की। रानी रूपमती क्या कौन है? तो बाज बहादुर नामक एक शासक हुआ करता था मालवा, जो मांडू है, हाल के दिनों में जो मांडू शहर है वह मालवा की राजधानी हुआ करती थी। और वहां पर एक शासक हुआ करता था अकबर के काल में, उसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर योद्धा तो नहीं था, लेकिन संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था।
एक तरह से मांडू उसमें संगीत का बड़ा केंद्र था। और बाज बहादुर की सुंदर सी पत्नी थी जिसका नाम था रूपमती, रानी रूपमती। रूपमती भी जैसा रूप है, जैसा नाम है, वैसा ही गुणी भी रही होगी। वो भी संगीत की बहुत बड़ी प्रेमी थी और कहा जाता है कि अप्रतिम सौंदर्य भी उसके पास था। अब आदम खान को भेजा गया कि मालवा पर कब्जा करो। आदम खान ने मलबा पर तो कब्जा किया, ऊपर से उसने रानी रूपमती को प्राप्त करने का प्रयास प्रारंभ किया, जो कि अकबर के सिद्धांतों में नहीं था। और रानी रूपमती ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अकबर को जब यह पता चला तो बड़ा गुस्सा हुआ, आदम खान को बड़ी फटकार लगाई कि भाई आपने एक अच्छे शासक को के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया। लेकिन जो लतखोर होता है कहा जाए, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह सुधरा नहीं। हद तो तब हो गई जब उसने अकबर पर ही हमला करने की कोशिश की। लेकिन उस हमला करने से पहले एक और गलती करी। एक रानी दुर्गावती हुआ करती थी। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो दुर्गावती का नाम, रानी दुर्गावती का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। गोंड रानी थी, गोंडों की रानी थी। एक्चुअल में वो चंदेल राजवंश की राजकुमारी थी। तो गोंड राज्य पर, जिसको उसमें गढ़ कटंगा कहा जाता था, अकबर ने उस पर भी हमला किया। और रानी दुर्गावती ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। और वहां पर भी आदम खान नहीं था। और देखा कि जब दुर्व्यवहार करने की कोशिश आदम खान के द्वारा की गई और लगा कि अब रानी दुर्गावती को शायद हम मुगलों के हाथ आ जाएंगे, तो उसने अपने ही छुरे से अपनी जान ले ली, अपनी जान दे दी। लेकिन माना जाता है कि आदम खान ने उसकी सिस्टर, जो छोटी सिस्टर थी कमला रानी को पकड़ लिया था। तो इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से अकबर की छवि भी खराब हो रही थी। इस बात को लेकर के जब अकबर ने आदम खान को खरी खोटी सुनाई तो आदम खान आ गया गुस्से में, क्योंकि वह तो एक तरह से बेवकूफ इंसान था। आदम खान गुस्से में आता है और जब अकबर सो रहा था अपने राजमहल में, तो अकबर से बात करने के लिए गुस्से में वह पहुंचने लग जाता है। जो द्वारपाल वगैरह थे उसने रोका, भाई कहां जा रहे हो। और वो खुला तलवार लेकर के अकबर के कमरे में जा रहा था। कब जो होगा अकबर से निपट लेंगे। उसको लगता था अकबर एक मामूली सा प्राणी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब अकबर को वास्तव में गुस्सा आता है और उसको पकड़वा लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड ने आदम खान को पकड़ लिया और कहा चलो इसको छत पर लेके चलते। तो छत पर लेके गया। जो आगरा में किला देखते हैं वह किला वैसा नहीं था उस समय, अकबर ने उसमें किला नहीं बनवाया था। तो जैसा भी किला था, किले की छत पर लेके गया और वहां से उसको सर के बल पर, यानी पैर के बल पर नीचे फेंक दिया। फिर भी वो मरा नहीं। एक बार फिर दोबारा उसको, उसके वैसे अपंग बॉडी को फिर छत पर लेके गया और फिर वहां से सर के बल पर गिराया। 2-3 बार गिराया तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वह मारा जाता है। अकबर इतने गुस्से में था, उसने इमीडिएट मृत्युदंड दे दिया। और मृत्युदंड देने के बाद फिर वह जाता है धाय माता के पास, सारी कहानी सुनाता है कि मैंने आपके पुत्र को मृत्युदंड दे दिया है, उसकी ये गलती थी। तो धाय माता स्तब्ध रह गई, उसको पता ही नहीं चला कि अब क्या कहा जाए, क्योंकि वह तो अगेंस्ट में वो जा ही नहीं सकती है। अकबर तो शहंशाह है, बादशाह है। तो उसने कहा शहंशाह ने जो उचित समझा ठीक ही किया। लेकिन एक माँ का दिल है, वह उसी दिन से बीमार रहने लगती है और कुछ ही दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। माहम अनगा की मृत्यु हो जाती है। उसने 1-2 स्कूल भी बनवाया था, इसके ऊपर एक आध बारी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस तरह से इस गुट से भी, अनर्थकारी गुट से भी अकबर ने पिंड छुड़ाया। और इसके बाद थ्रौली अकबर बहुत अच्छा शासन लागू करता है, जिसकी चर्चा हम लोग उसके विजय अभियान के साथ देखेंगे। बैरम खान के पतन के पश्चात माहम अनगा गुट ने अकबर पर प्रभाव स्थापित कर लिया। इस गुट में माहम अनगा, उनका पुत्र आदम खां, उनकी पुत्री का प्रभाव अधिक था। हालांकि जल्द ही अकबर ने इस गुट से भी छुटकारा पा लिया। इसके पश्चात अकबर ने स्वतंत्र रूप से अपना शासन प्रारंभ किया। हालांकि उसे प्रारंभिक काल में अनेक विद्रोहों को झेलना पड़ा। आशा करता हूं कि आपने कहानी समझ ली होगी। कहानी एक बार याद कर लेते हैं और फिर जब एडवांस लेवल वगैरह पर पढ़ेंगे तो वो कहानी भी हम पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको बता देंगे। कहानी याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने कहानी की तरह आपको समझा दिया, क्योंकि उसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। लंबी कहानी थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी थी, लेकिन मैंने रुचि के लिए आपको बता दिया ताकि आप समझ पाए। ठीक है बच्चे,
चैट नहीं देख रहा हूं, क्योंकि चैट देखूंगा तो आपके जो क्वेरीज आ रहे हैं फटाफट उसको देखने में मुझे टाइम लग जाएगा, और मुझे आज 1 ही घंटे का क्लास लेना है तो समय बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं उदाहरण। बहुत सारे विद्रोह यहां सामना करना पड़ता है। जो प्रारंभिक विद्रोह होगा, या ऐसे लिख सकते हैं, अकबर के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। अकबर के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। प्रारंभिक विद्रोह कैसा होता है? अकबर के खिलाफ प्रारंभिक विद्रोह कैसा होता है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, अकबर जो शासन कर रहा था, तो शुरुआत से ही, वैसे तो इतिहासकार अलग अलग तरीके से अकबर के बारे में लिखते हैं, एनसीईआरटी में इसकी चर्चा हमें मिलती भी नहीं है। अकबर के शासन काल के संदर्भ में अलग अलग अवधारणा अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। एक व्यक्ति कहता है, यानी एक इतिहासकारों का समूह कहता है, अकबर प्रारंभ से ही बहुत ही कट्टर था। ऐसा नहीं था, वह अन्य शासकों की भांति कट्टर नहीं था, ऊपर से महामूर्ख भी था। मूर्ख का मतलब है उसके व्यवहारिक ज्ञान तो था, लेकिन वो शैक्षिक ज्ञान नहीं था, कभी शिक्षा उसकी औपचारिक रूप से नहीं हुई, वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। कुछ व्यवहारिक ज्ञान था, लेकिन अकबर धार्मिक तौर पर बड़ा कट्टर था। तो शुरुआत में उसने धार्मिक कट्टरता का प्रदर्शन किया, लेकिन धीरे धीरे जब अबुल फजल के संपर्क में आया, अबुल फजल का भाई था फैजी, उसके संपर्क में आया, फिर उसका जो फादर था शेख मुबारक, अबुल फजल का फादर शेख मुबारक है, शेख मुबारक के 2 बेटे थे, एक फैजी था, एक अबुल फजल है। दोनों की चर्चा हम मुगल काल में करेंगे ही। जब उदारवादी एक विचारक शेख मुबारक के संपर्क में अकबर आता है, तो धीरे धीरे उनकी विचारधारा नॉर्मल होती चली जाती है। दूसरा, जो उनकी माता हमीदा बानो बेगम है, वह सिया संप्रदाय से बिलोंग करती थी। आपको याद होगा, एक सिया गुरु थे, उसी से हुमायूं ने विवाह किया था। तो हमीदा बानो बेगम का भी अकबर पर प्रभाव स्वीकार किया जाता रहा है। और एक और प्रभाव है कि 1562 में आप देखेंगे, राजस्थान का एक शासक हुआ करता था, मारवाड़ क्षेत्र का, जो वर्तमान में जोधपुर का क्षेत्र है, वहां का शासक हुआ करता था राजा भारमल। उसकी पुत्री से विवाह हुआ था, जिसको हम वैसे तो इतिहास, राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो वह नाम स्वीकार नहीं किया जाता है। उससे अकबर का विवाह हुआ था, उसका नाम था जोधाबाई। जो वर्तमान इतिहास की किताब देखते हैं, वहां जोधाबाई को हम देखते हैं अकबर की वाइफ। लेकिन एक राजस्थान के इतिहास को देखेंगे तो वहां पर जोधाबाई को अकबर की पुत्रवधू बताया गया है। तो थोड़ा इतिहास में ये ऊपर नीचे होता है। जोधाबाई का असल नाम हरखाबाई भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो जोधाबाई के संपर्क में आने के बाद अकबर अपेक्षाकृत धार्मिक रूप से उदार होता चला गया, ऐसा मानते हैं। तो प्रारंभिक काल में अकबर में एक कट्टरता थी, और अकबर का शासन चूंकि स्टैब्लिश नहीं हो रहा था, बहुत मजबूत नहीं था, तो उसके ही जो भाई बंधु थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसे काबुल में कामरान का बेटा शासन कर रहा था। कामरान वही जो हुमायूं का भाई था, और हुमायूं के लिए उसने बहुत संकट उत्पन्न कर दिया था। अब वहां पर उसका बेटा शासन कर रहा है, कामरान का बेटा, जिसको कहते हैं मिर्जा हाकिम। तो अकबर ने उदारतापूर्वक उसको ही काबुल का शासन दे दिया था। मिर्जा हाकिम को भी लगा कि अकबर अभी बड़ा कमजोर है, क्यों ना इस पर हमला कर दें, खुद बादशाह घोषित कर ले अपने आप को। और इसके लिए उसने उज्बेकों का सहारा लिया, जो वही उज्बेक सैवानी खान वाला, और अकबर के खिलाफ उसने विद्रोह करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। एक बहुत मेजर विद्रोह खड़ा हो गया। दूसरा क्या है कि जो बाबर के समय से ही कुछ राजकुमार, जिसको हम मिर्जा कहते हैं, जो बनारस वगैरह के आसपास का क्षेत्र देखते हैं, अवध, बनारस, बदायूं वगैरह का क्षेत्र देखते हैं, वहां पर कुछ मिर्जा पहले से स्थापित थे। और जो धार्मिक वर्ग है, उलेमा वर्ग, उसके प्रोत्साहन से उसने भी विद्रोह कर दिया कि अकबर को आप शासन नहीं मानेंगे। तो अकबर एक बहुत बड़े गहरे संकट में पड़ गया, और बहुत ही ऐसा गहरा संकट था, लगता था कि शायद अकबर शासक रह पाए या नहीं रह पाए। लेकिन अकबर तो अकबर था, उसने सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला। अकबर के विरुद्ध अगर प्रारंभिक विद्रोह देखें
तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक तरह से उसका जो भी एक था विद्रोही, वह क्या था, कई प्रकार के विद्रोही यहां शामिल थे। जैसे हम क्या देखते हैं कि बदायूं तथा बनारस के आसपास के मिर्जाओं ने अफगानों की सहायता से विद्रोह कर दिया। बनारस के आसपास के मिर्जाओं ने मिर्जा किसको कहने पता है? मिर्जाओं ने, यानी अकबर का संबंधी ही था, अकबर का संबंधी अधिकारी कर दीजिए, अधिकारी। क्या देखा हमने कि आसपास के मिर्जाओं ने अफगानों के सहयोग से विद्रोह कर दिया, फिर हम क्या देखते हैं, काबुल में मिर्जा हाकिम कौन है? हाकिम है अकबर का चचेरा भाई। मिर्जा हाकिम जो कि काबुल का प्रशासक भी था ने विद्रोह कर दिया। ने उज्बेकों की सहायता से विद्रोह कर दिया, स्वयं को बादशाह घोषित करते हुए उसने पंजाब पर भी हमला कर दिया। स्वयं को बादशाह घोषित करते हुए उसने क्या कर दिया? उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया, लाहौर पर भी हमला कर दिया। अब देखिए, लाहौर तो बहुत नजदीक है दिल्ली से, कर दिया। लाहौर को देखें तो दिल्ली से मुश्किल से 500 किलोमीटर दूर है। अब कहां काबुल था? अफगानिस्तान में। अब काबुल से निकल करके वो लाहौर आ गया, यानी पंजाब आ गया। पंजाब के बाद दिल्ली की ही बारी थी, पानीपत के मैदान में लड़ाई होने ही वाली थी। उसको लग रहा था कि अकबर को पराजित कर देंगे और फिर यहां पर दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, और उसको उज्बेक सरदारों का समर्थन प्राप्त था। उज्बेक तो मजबूत योद्धा थे ही। क्या देखा? काबुल में मिर्जा हाकिम जो कि काबुल का प्रशासक भी था ने उज्बेकों की सहायता से विद्रोह कर दिया। स्वयं को बादशाह घोषित करते हुए उसने लाहौर तक अपने प्रभाव को विस्तारित कर लिया, लाहौर तक अपने प्रभाव को स्थापित कर दिया। लेकिन हमने क्या देखा कि एक तरह से कि हालांकि अकबर ने 1567 ईस्वी तक तमाम विद्रोहों को कुचलने में सफलता पाई तथा इसके पश्चात उसने मजबूती से शासन करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात उसने क्या किया? उसने मजबूती से शासन प्रारंभ किया। इसके पश्चात उसने क्या किया? मजबूती से शासन प्रारंभ किया। जो प्रारंभिक विद्रोह है 1567 से पहले, वो ये दोनों थे कि जो उसके अपने ही संबंधियों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया। बदायूं था, बनारस के आसपास के मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया जो अकबर का संबंधी था। काबुल में मिर्जा हाकिम जो अकबर का खुद का चचेरा भाई था, उसने विद्रोह कर दिया, जो प्रशासक भी था काबुल का। और उज्बेकों की सहायता से लाहौर तक कब्जा करने में सफलता पाई। लेकिन अकबर सूझबूझ से सारा काम करता है, खुद लाहौर गया। अकबर खुद लाहौर पहुंच गया, और जब लाहौर खुद अकबर पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि जो विद्रोही होंगे वो भाग खड़े हुए। मिर्जा हाकिम भी भागा, अकबर ने पकड़ लिया। अकबर उदार था, या वह नहीं चाहता था कि कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति बने, इसलिए अकबर ने मिर्जा हाकिम को माफ कर दिया। कहा कि जा भाई, जहां से शासन कर रहा था काबुल में, वहां से शासन करो।
आगे देखेंगे फिर से मिर्जा हाकिम ने दोबारा विद्रोह कर दिया, तब उसको हटा दिया गया था, पहले चरण में वह नहीं हटा था। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक जो विद्रोह था वह समाप्त होता है। अब जरा एक चरण में चलते हैं, वह है आपका अकबर का राज्य विस्तार। अकबर का राज्य विस्तार। यहां पर सभी राज्य विस्तार की चर्चा नहीं की गई है एनसीईआरटी में। जो प्रारंभिक राज्य विस्तार हैं, कुछ जो नोटिफिकेबल हैं, यानी एक तरह से उसको हम नोटिस कर सकते हैं, उसकी चर्चा सिर्फ यहां पर की गई है। जब एडवांस लेवल आप पढ़ेंगे इसमें थोड़े से फैक्ट्स और जुड़ जाएंगे और अलग अलग सेना नायकों की चर्चा यहां पर होगी। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं अकबर के विजय अभियान के संदर्भ में। हालांकि इतने विजय अभियान हैं लगभग 20 के बराबर कि सबको याद करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है, उतना तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से आप इसको कम से कम इतना अगर यहां समझ लेते हैं तो आगे एडवांस लेवल पर आपको कठिनाई कम होने वाली है, फिर बहुत कम कठिनाई होगी। मैं मान के चलता हूं कि 85% से अधिक मॉड्यूल आप पढ़ चुके होंगे मेरे साथ ही। कॉन्सेप्ट के लेवल पर तो 100%, फैक्ट्स के लेवल पर 85%, बाकी थोड़ी बहुत बातें एडवांस लेवल में कर लेंगे तो आपको फिर ये अननोन नहीं लगेगा। यह जो समय व्यतीत कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी में, ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े फाउंडेशन कोर्स को आप तैयार कर रहे हैं, बस इसका फायदा आप उठाइए। मैं अभी आपका कॉपी चेक करूंगा तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ बच्चों ने फटाफट लिख करके भेज दिया है। तो एक बार मुझे कॉपी चेक करने में 8 से 10 दिन का समय लगेगा, तो उसका जरा ख्याल रखिएगा। क्या करेंगे, तो अकबर का राज्य विस्तार हमें देखना है कि अकबर का राज्य विस्तार कैसे हुआ। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, तो अकबर का राज्य विस्तार देखेंगे। हालांकि राज्य विस्तार को अगर देखें तो यह क्या होगा, प्रारंभिक राज्य विस्तार होगा। प्रारंभिक राज्य विस्तार देखेंगे, यानी संपूर्ण राज्य विस्तार नहीं देखेंगे, केवल इनिशियल स्टेज में जो राज्य विस्तार होता है उसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां पर मोटे तौर पर हमें 2-3 राज्य विस्तार को देखना होगा। एक प्रारंभिक राज्य विस्तार में जो सबसे मेजर रहेगा या सबसे इंटरेस्टेड है, जरा उसको आज की क्लास में देखते हैं। ध्यान रखिएगा 1 घंटे के आसपास का ही क्लास रख पाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा निकलना भी पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक जो राज्य विस्तार होता है वह होता है मालवा का। मालवा, यहां शासक कौन था, शासक था बाज बहादुर। रानी इसकी क्या थी, जैसा मैंने पहले बताया, रानी थी रूपमती। ठीक है, राजधानी कहां है, राजधानी है आपका मांडू। राजधानी कहां है, मांडू है। अब यह क्या है, बाज बहादुर संगीत का बहुत प्रेमी था। बाज बहादुर संगीत का प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था, अतः वह ध्यान नहीं दे पाया, अतः वह सैन्य संगठन पर ध्यान नहीं दे पाया, संगठन पर ध्यान नहीं दे पाया, अतः वह सैन्य संगठन पर ध्यान नहीं दे पाया। आधम खां वाले, आधम खां के नेतृत्व वाली सेना से पराजित होता है। आधम खां की नेतृत्व, आधम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना से पराजित हुआ, कि नेतृत्व वाली सेना से पराजित होता है, पराजित हुआ। आधम खां की नेतृत्व वाली सेना से वह क्या हो जाता है, पराजित होता है। बाद में एक तरह से देखा जाए कुछ दिनों के बाद या फिर अपने राज्य को हासिल कर लेता है। कुछ दिनों के पश्चात इसने अपने राज्य को हासिल भी कर लिया, अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया, पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन कई चरणों में यह फिर से पराजित हुआ, फिर से पराजित होता है।
कई चरणों में यह फिर से पराजित हुआ। मतलब ये अपने को सस्टेन नहीं कर सका। होता क्या है कि आदम खान के नेतृत्व वाली सेना से पराजित होता है, लेकिन आदम खान फिर लूटपाट करके जैसे वापस लौटता है, ये फिर से अपनी सत्ता को हासिल कर लेता है, क्योंकि वह अंतिम रूप से पराजय हुआ नहीं था, यानी मारा नहीं गया था। अकबर फिर से सैन्य अभियान करता है। अब बाज बहादुर इधर उधर भटकता रहा, और लेकिन वह कई चरणों में फिर से पराजित होता है। अंततः यह अकबर की शरण में आ जाता है। अंततः इसने क्या किया? अंततः इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली तथा तथा अकबर ने इसे क्या कर दिया? कर ली। अकबर ने इसे मनसबदारी या अपना मनसबदार बना लिया। इसे अपना मनसबदार बना लिया। एक तरह से इस राज्य का विद्रोह समाप्त होता है और अकबर का एक तरह से प्रभाव स्थापित हो जाता है। यह हो जाएगा 1560-1561 के बीच में ये सारी घटना होती है। जो प्रारंभिक विजय है वह मालवा से ही प्रारंभ होता है। आज लेकिन 1 घंटे की ही क्लास लेंगे, तो क्लास को आज यहीं पर ड्रॉप करते हैं। कल मैं आता हूं फिर नई कहानी के साथ। कल का मतलब अब जो क्लास होगी आपकी मंडे को होगी सुबह 8 बजे, ट्यूसडे को फिर शाम को 6 बजे होती है। तो मंडे को फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तो नई कहानी आपके साथ रहेगी। बहुत ही दिलचस्प कहानी है मध्यकालीन भारत की, और एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक ही दिया हुआ है, इतना कम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा कोर्स समाप्त करने में अधिक समय लग रहा है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो जो मीटिंग में जुड़ेगा, अभी 12:30 से मैं जो मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जो मीटिंग का मतलब होता है गूगल मीट के माध्यम से। गूगल मीट एक एप्लीकेशन है, जब आप जीमेल खोलते हैं तो उसी के साथ गूगल मीट का भी एक ऑप्शन आता है। तो उसके माध्यम से आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, जो आपके ग्रुप में लिंक आएगा, उसको जैसे क्लिक करेंगे आप एक वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं। वहाँ पर सभी टीचर मौजूद रहेंगे और देखते हैं आपके क्या सवाल होते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो ठीक, कोई प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो समय गंवाने के लिए तो मत ही जुड़िए। उससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करते रहे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इजाजत दें। मैं मिलता हूं फिर आपसे मंडे को। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।